एडवांस्ड एल्गोरिथम कोर्स। हमने हमने पिछले कोर्स का थोड़ा सा रिकैप किया। हमने दो डेटा स्ट्रक्चर्स को कंपेयर किया और उसके डिक्शनरी ऑपरेशंस के हमने कास्ट देके और हमने फिर ट्रेड ऑफ भी किया कि कब हमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए। और ये आप तब कर सकते हैं, ये डिसीजन आप तब कर सकते हैं जब आपको डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता हो। जब तक आप लोगों को हर डेटा स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता ना हो तो आप लोग ये ट्रेड ऑफ नहीं कर सकते। ये अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑपरेशंस आप बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर की सिलेक्शन नहीं कर सकते। जी, हमारा जो एडवांस्ड एल्गोरिथम का जो हमारा कोर्स है, तो आप लोगों का ऑलरेडी आप लोगों ने व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप बनाया हुआ है। ये 2008 के लेक्चर्स हैं मेरे, तो उस वक्त जो है वो याहू ग्रुप थे, अब व्हाट्सएप की ग्रुप है आप लोग। तो हम शुरू करते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम, that how to write a computer program. So there are 6 steps to write a computer program. The first and the most formulation and specification, के सबसे पहले आप प्रॉब्लम को फार्मूलेट करते हैं और उसके स्पेसिफिकेशंस को देखते हैं कि उसके इनपुट्स क्या होंगे, उसके आउटपुट्स क्या होंगे, ये स्पेसिफिकेशंस के अंदर आते हैं। उसके बाद जब ये नेक्स्ट स्टेप जो है वो डिज़ाइन ऑफ सोल्यूशन है, और सोल्यूशन के बाद आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं किसी टूल को यूज़ करते करके, फिर आप टेस्टिंग करते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग, ताकि बाद में आप लोग जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके। एंड इवेल्युएशन ऑफ द सोल्यूशन है कि आप लोगों ने जो सोल्यूशन आप लोगों ने डेवलप की है वो कितना जो है वो आपके रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द इवेल्युएशन ऑफ द सोल्यूशन। तो हम ये 6 steps है टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम। As part of this course, we will focus only on the first point, that is problem formulation and specification. और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, एंड एज पार्ट ऑफ द एनालिसिस ऑफ द एल्गोरिथम कोर्स, तो हम इस फर्स्ट स्टेप को इलाबरेट करते हैं, प्रॉब्लम फार्मूलेशन एंड स्पेसिफिकेशन। सो ये कहते हैं कि हाफ द बैटल इज डन इफ यू नो व्हाट यू वांट टू सॉल्व, कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आप प्रॉब्लम को समझते हैं, उसके अंदर एम्बिग्विटी नहीं है, आप अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉब्लम को, तब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया तो गोया कि आपने 50% प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट प्रॉब्लम्स हैव नो सिंपल प्रिसाइज स्पेसिफिकेशंस, के कुछ प्रॉब्लम्स के स्पेसिफिकेशन जो है वो प्रिसाइज नहीं होते और वो चेंज करते रहते हैं। और उससे भी जो मुश्किल स्टेप है वो ये है कि that some problems are impossible to formulate. For example, the gourmet recipe or the world peace, ये ऐसे किस्म की प्रॉब्लम्स है जिनको आप फार्मूलेट नहीं कर सकते। The question is how to formulate and specify a problem. हमने हमारा जो to understand the problem, ठीक है, the question is how to formulate and specify a problem. So उसके लिए पहले क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम पैरामीटर्स। पैरामीटर्स आइडेंटिफाई कर ले कि आपके उन इनपुट्स क्या होंगे, आपके आउटपुट्स क्या होंगे, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है। सेकंड ये है एक्सप्रेसिंग द प्रॉब्लम बाय अ फॉर्मल मॉडल, कि आप अपने प्रॉब्लम को एक मॉडल से रिप्रेजेंट कर ले। मेजॉरिटी अगर आपके पास आपने जो मॉडल प्रपोज
की और उसका सोल्यूशन नहीं है, then you have to come up with your own model with your own solution. और जब आप दुनिया में ये इन्वेंशन करते हैं, मैं मेरी आवाज आ रही है सब? सर नहीं सर, नहीं मसला है सर, मस आवाज आवाज सर नहीं है। आवाज कट रही है सर, नहीं आ रही। अब्दुल्ला, नहीं सर, आवाज़ का मसला है सर, नहीं आ रही है सर। मेरे ख्याल में आप लोग कनेक्टेड हैं। जी सर, कनेक्टेड है। यस सर, यस सर। बस ये 3 बजे लाइट चली जाती है, तो उस वजह से ये मेरे ख्याल में जनरेटर में कोई मसला है, तो जनरेटर बंद हो गया है। तो अभी मैंने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लिया है। बहरहाल हम क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। काफ़ी टाइम तक तो मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ था कि कनेक्शन ब्रेक हुआ है। फिर मैंने क्वेश्चन पूछा किसी की, आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं कहीं पर ऑफलाइन हो गया हूँ। So, how to formulate and specify the problem? Number one, identify the problem parameters कि आपके प्रॉब्लम के पैरामीटर्स क्या है, आपके इनपुट्स क्या है, आपके आउटपुट्स क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लें।
before formulating and specify the problem. सर Then screen share express करके और जी स्क्रीन शेयर कर दे सर। ओके जी So the question is how to formulate and specify a problem. Number one, identify the problem parameters कि आपके problem के parameters हैं, inputs क्या है, outputs क्या है, objectives क्या है, goal क्या है. Then express the model by a formal model. फिर अपने problem को एक model से represent कर ले और जो majority model है वो mathematics के model होते हैं और हम अपने problem को mathematical model से represent करते हैं. And then look for a solution for the model. मैथमेटिकल मॉडल्स के सॉल्यूशंस जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर कहीं पर सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होती देन यू हैव टू कम अप विद योर ओन सॉल्यूशन एंड देन यू विल बी अ रिच मैन इन द वर्ल्ड अगर आप किसी मॉडल का सॉल्यूशन लाते हैं दुनिया के अंदर. तो क्वेश्चन अब ये है कि हाउ टू फार्मूलेट अ प्रॉब्लम, हाउ टू मॉडल अ प्रॉब्लम. तो वो नेक्स्ट है कि using any branch of mathematics or science to model your problem or to represent your problem with a mathematical model. Then identify the problems of numerical nature. ज़्यादातर हम वो मॉडल यूज़ करते हैं जिसका न्यूमेरिकल सोल्यूशन अवेलेबल होता है. अगर न्यूमेरिकल सोल्यूशन अवेलेबल नहीं होता तो उसको कोड करना बड़ा मुश्किल होता है. थ्योरेटिकल सोल्यूशंस को कोड करना बड़ा मुश्किल होता है. तो अपने प्रॉब्लम को ऐसे मैथमेटिकल मॉडल से रिप्रेजेंट कर ले जिसका न्यूमेरिकल सोल्यूशन अवेलेबल हो. विद अ सुटेबल मॉडल अटेम्प्ट टू फाइंड अ सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ दैट मॉडल और फिर उसके सॉल्यूशंस को आप लोग देख ले. लाइक टू डिज़ाइन द इलेक्ट्रिकल सर्किट वी यूज सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस जो आप लोगों ने मैथमेटिक्स के कोर्स के अंदर पढ़े होंगे. और टू प्रिडिक्ट द केमिकल रिएक्शन रेट्स वी यूज डिफरेंशियल इक्वेशंस. तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं और ये उसके कुछ जो है उसकी एप्लीकेशंस हैं. नेक्स्ट एल्गोरिथम की डिफिनेशन पे जाने से पहले कि एल्गोरिथम क्या होता है तो उसके हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं. नंबर वन ये है कि एल्गोरिथम हैज़ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस. फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये है, इसका ये मतलब नहीं है कि एल्गोरिथम्स ऐसी भी होंगे जहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो. नो, इसका मतलब ये नहीं है. इसका मतलब ये है कि आपका एल्गोरिथम ऐसा होना चाहिए या आपका डेटा इस किस्म होना चाहिए जो एल्गोरिथम को इनफाइनाइट लूप के अंदर ना ले जाए. आपकी इंस्ट्रक्शंस ऐसे होने चाहिए जो एल्गोरिथम को इनफाइनाइट लूप के अंदर ना ले जाए. इसका मतलब ये है इंस्ट्रक्शंस एल्गोरिथम के अंदर फाइनाइट होते हैं, लेकिन ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं होने चाहिए जो एल्गोरिथम को इनफाइनाइट लूप के अंदर ले जाए. इसका मतलब ये है. तो एक प्रॉपर्टी तो ये है. सेकंड ये है कि ईच इंस्ट्रक्शन हैविंग अ क्लियर मीनिंग. इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव कि जो कुछ आपको क्लियर हो शायद मुझे क्लियर ना हो, जो मुझे क्लियर हो मेरी अंडरस्टैंडिंग हो, किसी और की अंडरस्टैंडिंग उसके लिए कोई और हो. तो ये है कि ऐसे स्टेटमेंट्स एल्गोरिथम के अंदर नहीं होने चाहिए जिसके अंदर एम्बिग्विटी हो और जो एल्गोरिथम को इनफाइनाइट लूप के अंदर ले जाए. जिसके अंदर एम्बिग्विटी हो. नेक्स्ट, ईच इंस्ट्रक्शन रिक्वायरिंग फाइनाइट अमाउंट ऑफ एफर्ट. इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव. फाइनाइट अमाउंट ऑफ एफर्ट की जब हम बात करते हैं तो हर मशीन के लिए या कंप्यूटर के लिए फाइनाइट अमाउंट ऑफ एफर्ट जो है वो सब्जेक्टिव होगा. PC1 के लिए फाइनाइट अमाउंट ऑफ एफर्ट कोई और होगा, सुपर कंप्यूटर के लिए कोई और होगा, अगर आपके क्लस्टर्स लगे हैं उसका कोई और होगा. तो जब आप फाइनाइट अमाउंट ऑफ एफर्ट की बात करते हैं तो ये लाजमी क्लियर होना चाहिए कि आप किस सिस्टम के हवाले से आप बात कर रहे हैं. और लास्ट वन जो है वो ये है कि ईच इंस्ट्रक्शन रिक्वायरिंग फाइनाइट टाइम टू कंप्लीट. अगेन इट इज़ आल्सो वेरी सब्जेक्टिव कि फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम क्या है. किसी के लिए फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम जो है किसी एक एप्लीकेशन के लिए वो 1 वीक होगा, कहीं पर वो 1 आवर होगा, कहीं पर आप 1 मिनट होगा, कहीं पर सेकेंड्स होंगे.
तो जब आप फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो वो दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव, ये पता होना चाहिए कि आपका मतलब क्या है फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम का। तो वो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करता है। ये सारी जो बातें मैंने कही उसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन स्लाइड के अंदर आप लोगों को नज़र आ रही है। अब हम एल्गोरिथम की डेफिनेशन पे जाते हैं। तो क्लास होता तो मैं सबका आंसर सुन लेता कि डेफिनेशन जो है एल्गोरिथम का क्या है। डिफरेंट लोग जो है, मुख्तलिफ किस्म के लोग जो है वो उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको डिफ़ाइन करते हैं। जो प्रिसाइज डेफिनेशन है एडवांस लेवल पे वो ये है कि इट इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट गारंटीज एन ऑप्टिमल सोल्यूशन इन फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम। ये इंटरवल ऑफ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम भी जो है ये भी अंडरलाइन होना चाहिए। तो 4 चीज़ें अंडरलाइन है। फाइनाइट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स मींस कि ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं होने चाहिए जो एल्गोरिथम को इनफाइनाइट लूप के अंदर ले जाए। फिर ये है गारंटीज, मींस कि आपके एल्गोरिथम ने गारंटेड ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। ये नहीं है कि कभी जो है वो गारंटेड कि कभी वो ऑप्टिमल सोल्यूशन दे और कभी ऑप्टिमल सोल्यूशन ना दे। रिमेंबर, अगर यहाँ से हम गारंटी का वर्ड निकाल दे तो इट विल नो मोर बी एन एल्गोरिथम बट रादर इट विल बी अ ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक जो आगे हम पढ़ेंगे। ह्यूरिस्टिक की डिफिनेशन क्या है? उसकी डिफिनेशन ये है कि ह्यूरिस्टिक इज एन एल्गोरिथम विच मे और मे नॉट प्रोवाइड एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। ह्यूरिस्टिक जो है आपको बाई चांस ऑप्टिमल सोल्यूशन दे सकता है, लेकिन ऑप्टिमल सोल्यूशन की गारंटी नहीं है। कभी ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा और कभी नहीं देगा, तो इसको ह्यूरिस्टिक कहते हैं। और ह्यूरिस्टिक की एक एग्जांपल जो है वो ग्रीडी है। ग्रीडी एक टेक्निक है, एक ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स है, ह्यूरिस्टिक टेक्निक है जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। बहरहाल एल्गोरिथम के अंदर गारंटेड का जो वर्ड है ये लाजमी है। ऑप्टिमल सोल्यूशन का क्या मतलब है? ऑप्टिमल सोल्यूशंस, देयर में बी मेनी सोल्यूशंस। जो सर्च स्पेस है उसके अंदर आपके पास कई सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे, लेकिन जो बेस्ट सोल्यूशन होगा उसको कहते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन। द बेस्ट सोल्यूशन इन द अवेलेबल solution is called the optimal solution. And the last one, finite interval of time. Finite interval of time का मतलब क्या है? तो टेक्निकल अल्फाज में इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल टाइम। पॉलिनोमियल टाइम मींस कि पॉलिनोमियल टाइम में आपको आंसर देना चाहिए एल्गोरिथम ने। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक पॉलिनोमियल होता है, एक नॉन पॉलिनोमियल होता है। अभी सिर्फ इसकी आप नेम सुन ले, मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ये आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है और नॉन पॉलिनोमियल क्या होता है। ये आगे हम डिस्कस करते हैं। बहरहाल ये एल्गोरिथम की डेफिनेशन है कि इट इज़ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट गारंटीज एन ऑप्टिमल सोल्यूशन इन फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम। जिस तरह आपके पास एल्गोरिथम की एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से पूछूं, शायद किसी को पता हो किसी को ज़हन ना हो, तो बाइनरी क्विक सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है, डिफरेंट सॉर्टिंग की एल्गोरिथम्स अवेलेबल है। आप जब भी कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम चलाते हैं तो आपको सॉर्टेड लिस्ट दे देता है। ये नहीं है कि कभी सॉर्टेड देगा और कभी नहीं देगा, नहीं। आपका जब भी आप सॉर्टिंग एल्गोरिथम चलाते हैं तो आपको गारंटेड सॉर्टेड लिस्ट मिलेगा। तो ये एक एग्जाम्पल है, या जिस तरह को क्या हो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। हम आगे मूव करते हैं। यूजिंग अ मॉडल टू सॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड ट्रैफिक लाइट प्रॉब्लम। लेक्चर के शुरू में मैंने बताया था कि प्रॉब्लम फार्मूलेशन एंड स्पेसिफिकेशन। प्रॉब्लम फार्मूलेशन एंड स्पेसिफिकेशन में क्या था कि आप पहले तो यह है कि आप आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम पैरामीटर्स, और दूसरा क्या है, रिप्रेजेंट योर मॉडल बाय अ फॉर्मल मॉडल। तो उसकी
हाउ टू रिप्रेजेंट योर प्रॉब्लम बाय अ फॉर्मल मॉडल, वो मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। सो हम एक ट्रैफिक लाइट हमारे पास जो है गिवन क्या है, कंप्लीट इंटरसेक्शन इज गिवन, एक चौक गिवन है, एक चौराहा गिवन है, और ऑब्जेक्टिव क्या है, वी हैव टू इंस्टॉल ट्रैफिक लाइट विद मिनिमम फेजेस, कम से कम मिनिमम सेट ऑफ सिग्नल्स के साथ हमने उस चौक को, उस चौराहे को कवर करना है, उस इंटरसेक्शन को हमने कवर करना है, ये हमारी ऑब्जेक्टिव है। सोल्यूशन क्या है कि आइडेंटिफाई द परमिटेड टर्न्स। सबसे पहले तो देख ले कि चौक के अंदर टोटल टर्न्स कितने हैं। गोइंग स्ट्रेट इज आल्सो अ टर्न, अगर आप चौक में से सीधा गुजरते हैं तो वो भी एक टर्न काउंट होगा। मेक ग्रुप ऑफ द परमिटेड टर्न्स, जितनी भी परमिटेड टर्न्स है, परमिटेड टर्न्स वो होते हैं जिनको आप सिमल्टेनियसली अलाउ कर सकते हैं, तो उसका एक ग्रुप बना ले। ग्रुप क्यों बनाते हैं, इसलिए ताकि हम पूरे पर एक ग्रुप को, सेट ऑफ सिग्नल को असाइन कर सके एक, एंड मेक द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ ग्रुप्स। स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ ग्रुप क्यों, ये इसलिए ताकि हम कम से कम सेट ऑफ सिग्नल से चौक को कवर कर सके। तो और जब आप स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ ग्रुप्स बना ले, देन असाइन ईच फेज ऑफ द ट्रैफिक लाइट टू अ ग्रुप। ठीक है, ये जो है एक इंटरसेक्शन गिवन है। वी हैव 5 रोड्स A, B, C, D and E. We have 5 roads. रोड्स A, B और D ये 2 हैं। यहां से आप जा सकते हैं, यहां पे आप आ भी सकते हैं, यहां से आप जा सकते हैं और इस पे आ भी सकते हैं। इस तरह D पे आप आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, लेकिन 2 जो रोड्स हैं वो सिर्फ 1 वे हैं। E पे सिर्फ आप चौक के अंदर एंटर हो सकते हैं और C से आप सिर्फ बाहर जा सकते हैं। तो ये 2 जो रोड्स है ये 1 वे हैं। तो टोटल परमिटेड इस चौक को अगर आप लोग देख ले तो इसमें टोटल कितने टर्न्स हैं? सर 8। 13 जी 8 सर। 8 13 8 है सर, 8। टोटल 13 है। 8 13 5 टोटल 13 है। 13 13 है सर। 13 सर। जी कोई और? 13 है जी, कोई और? 13 यस सर 13 है। 13 ओके जी, आई होप आप लोगों ने जो ICP LMS है उससे लेक्चर्स डाउनलोड किए हैं। आई होप आप लोग। नहीं सर, ये पहले हमने पढ़ा है सर। विजिट करते हैं? जी सर, डाउनलोड किया हुआ है। अच्छा ठीक है, बहरहाल आप लोग लिस्ट पे पढ़े होते हैं वहां से। टर्न्स है वो टोटल 13 टर्न्स है। अगर हम यहां से काउंट कर ले तो 1, फ्रॉम A to C 2, फ्रॉम A to D 3, फिर B से अगर हम देख लें तो B to C 4, B to D 5, B to A 6, यहाँ से हम नहीं जा सकते हैं। ये 7, ये 8, ये 9, यहाँ से E to D 10, E to C 11, E to B 12 और E to A 13। तो 13 टोटल टर्न्स है हमारे पास इस पंच सड़की के अंदर, इस इंटरसेक्शन के अंदर। देयर आर 13 permitted turns, total turns. Some turns such as AB and AC can be carried out simultaneously. जिस तरह से हमारे पास AB है या AC है या AD है, इनको हम सिमल्टेनियसली अलाउ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कार्स जो है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते गाड़ियाँ। लेकिन अदर लाइक AD एंड EB, अगर AD और EB है इसको हम एक टाइम पे अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है जी, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो इनको हम सिमल्टेनियसली अलाउ नहीं कर सकते। द ट्रैफिक लाइट शुड परमिट AB एंड EC सिमल्टेनियसली। ठीक है, लेकिन जो AD और EB है
इसको सिमल्टेनियसली अलाउ नहीं करना चाहिए। ठीक है, ए बी और ए सी को सिमल्टेनियसली अलाउ करना चाहिए, लेकिन जो रेड कलर में ए डी और ई बी है इसको सिमल्टेनियसली अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ठीक है जी, ये हमारा टोटल जो है वो प्रॉब्लम है। अब हमने क्या करना, यूजिंग वी मॉडल दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्राफ। अब हम इस प्रॉब्लम को ग्राफ से मॉडल करते हैं। ग्राफ के अंदर ग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ वर्टिसेस v एंड अ सेट ऑफ एजेस e। ठीक है जी, ओके जी। तो अब आप लोग बता सकते हैं कि हम वर्टिसेस जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे और एजेस किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। कोई एक बता दे ताकि मुझे पता भी चले कि लोग ऑनलाइन हैं। सर सर जी सर, अब्दुल्ला ऑनलाइन है आप लोग? वर्टिसेस जो है सर वो टर्न्स को रिप्रेजेंट करते हैं सर। ठीक है, ड्राइंग अ ग्राफ सच दैट द वर्टिसेस रिप्रेजेंट द टर्न्स। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि टोटल वर्टिसेस इस ग्राफ के अंदर कितने होंगे? सर 13। टोटल वर्टिसेस कितने होंगे? जितने नंबर ऑफ टर्म्स है वही वर्टिसेस भी होंगे ना सर, 13। जी हमजा, कितने वर्टिसेस होंगे टोटल? चले, ये आप लोग के मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है जी, मेजॉरिटी जो है ये कहते हैं कि 13 है। ठीक है, तो चूंकि हमारा जो मॉडल है उसमें वो ग्राफ है, ग्राफ के अंदर वर्टिसेस हैं, तो वर्टिसेस टर्न्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि हमारे पास टोटल 13 टर्न्स हैं, तो 13 हमारे पास वर्टिसेस भी होंगे। वेरी गुड जी। एजेस कितने होंगे? अच्छा, एजेस किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? तो स्क्रीन के ऊपर है कि एजेस बिटवीन दोस टर्न्स दैट कैन नॉट बी परफॉर्म सिमल्टेनियसली। जो टर्न्स, जो इनकम्पैटिबल टर्न्स है, एजेस जो है इनकम्पैटिबल टर्न्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी, इनकम्पैटिबल टर्न्स, यहां से मैं बता दूं, इनकम्पैटिबल टर्न्स जो है जिस तरह एडी और ईबी है, एजेस 10 होंगे जी। एजेस जो है वो इनकम्पैटिबल टर्न्स को रिप्रेजेंट करेगा। जिस तरह ए बी और ए डी और ई बी है, तो ए डी और ई बी की बीच में एज होगा। ठीक है जी, इसका मतलब यह है कि इनको हम सिमल्टेनियसली अलाउ नहीं कर सकते। तो मेरा क्वेश्चन था कि टोटल कितने एजेस होंगे? 11 सर। जी, कोई और? 11 सर जी, 11। आप लोगों ने लेक्चर देखा है, लेकिन ये बताएं 11 क्यों है? सर टोटल 10 सर। जी, कोई और? टोटल नंबर ऑफ एजेस सर 10। 10 जी। टोटल एजेस कितने होंगे जी? खवातीन में से भी कोई कभी कभी फरमाया करे अपनी तरफ से भी खवातीन की, ताकि उनकी भी रिप्रेजेंटेशन हो। खवातीन में से कोई बता दे। जी, खवातीन में से कोई ऑनलाइन है भी कि नहीं? जी आसमा, आप बताएं। हेलो, ओके जी। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि जितने इनकम्पैटिबल टर्न्स होंगे उतने एजेस होंगे। ठीक है, जितने इनकम्पैटिबल टर्न्स होंगे वो उतने एजेस होंगे। समझ आ रही है मेरी बातों की? जिस तरह से हमारे पास जनरली कि जितने हमारे पास टर्न्स हों उतने वर्टिसेस होंगे,
टर्न्स कितने थे? 13, तो 13 वर्टिसेस होंगे। एजेस कितने होंगे? जितने इनकम्पैटिबल टर्न्स होंगे। इनकम्पैटिबल टर्न्स हमने काउंट नहीं किए, बट जनरली द आंसर इज कि जितने इनकम्पैटिबल टर्न्स होंगे उतने एजेस होंगे, क्योंकि हर एज जो है एक इनकम्पैटिबल टर्न को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी। जिस तरह से हमारे पास है इनकम्पैटिबल टर्न, हमारे पास AD और EB है, इनको हम सिमल्टेनियसली अलाउ नहीं कर सकते, तो इनके बीच में एज होगा। ठीक है जी। और ये हमारे पास पार्शियल ग्राफ ऑफ इनकम्पैटिबल टर्न्स। ठीक है, ये कुछ इनकम्पैटिबल टर्न्स को रिप्रेजेंट किया गया है इस ग्राफ में। मेरे ख्याल में कोई 10 है या 11 है। मेरे साथ हैं यहाँ तक? Yes, sir. Yes. जी, हमने जब लेक्चर की शुरू में हमने स्टार्ट लिया था, तो वहाँ पे हमारे पास था कि प्रॉब्लम फार्मूलेशन एंड स्पेसिफिकेशन। प्रॉब्लम फार्मूलेशन एंड स्पेसिफिकेशन में ये था कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम पैरामीटर्स, इनपुट क्या होंगे, आउटपुट क्या होंगे, वो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्या था कि रिप्रेजेंट योर प्रॉब्लम बाय अ फॉर्मल मॉडल। सो यहाँ पर मैथमेटिक्स के का जो ब्रांच है ग्राफ को हमने यूज करके हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, हमने प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर लिया। नेक्स्ट सोल्यूशन क्या था? लुक फॉर अ सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ दैट मॉडल। अब इस मॉडल का ग्राफ को हम किस तरह से मॉडल करते हैं, या ग्राफ को हम मेमोरी में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से इमेजेस तो हम स्कैन करके नहीं ले जाते, वो फिर एक इमेज रीड होगा। ठीक है जी। तो ग्राफ को मेमोरी में किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? अब नाउ वी हैव नथिंग टू डू विद द इंटरसेक्शन, नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट दिस ग्राफ। तो ग्राफ को किस तरह से मेमोरी में रिप्रेजेंट किया जाता है? सर एडजेसेंसी लिस्ट और एडजेसेंसी मैट्रिक्स, और इसके अलावा लिंक लिस्ट के जरिए। एडजेसेंसी लिस्ट है और दो सॉल्यूशंस है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक है, ये आप लोग के स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ठीक है, ये है एडजेसेंसी मैट्रिक्स है। एडजेसेंसी इसको क्यों कहते हैं कि यहां पर हम एडजेसेंसी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जितने वर्टिसेस हैं इतने हमारे पास रोज एंड कॉलम्स होंगे। हमारे पास 13 वर्टिसेस है, तो 13 रोज होंगे और 13 कॉलम्स होंगे। जितने हमारे पास एजेस हैं उतने हमारे पास वंस होंगे। ठीक है जी। जी, अब क्वेश्चंस का आंसर का सेशन हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। मैं 1 बाय 1 आता हूं। शुरू से हम फिर स्टार्ट लेते हैं जी। अब्दुल्ला आप बताएं जी, इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स का साइज क्या होगा? जी अमीर हमजा, एडजेसेंसी मैट्रिक्स का साइज क्या होगा? हमजा सर ये 24 होगा सर। आमिर साफी 24 साइज होगा सर। आमिर साफी सर जितने वर्टिसेस हमारे पास होंगे सर उतना ही सर होगा। नो वर्टिसेस हमारे वर्टिसेस और एजेस को हम ऐड करेंगे तो 24। नो, इस मैट्रिक्स का साइज नहीं। नेक्स्ट आसमा खान है स्क्रीन के ऊपर। आसमा खान जी। सर जितने वर्टिसेस होते हैं ग्राफ में सर उतना ही उसका साइज होता है। जी फैसल माज। सर हमारे पास जितने वर्टिसेस होते हैं उतना साइज होता है। ठीक है फलक न्याज। सर जितने वर्टिसेस होते हैं उतना साइज। माइक ऑफ कर दे बस। ठीक है फलक न्याज जी। वर्टिसेस के इक्वल होंगे सर। खयाम, व्हाट विल बी द साइज ऑफ दिस? टोटल 23 होगी जी लेना 33
लेला गुल। सर जो नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के, जो हमारे मोहम्मद पास शिराज, मोहम्मद शिराज। सर जितने हमारे पास इतने टर्न्स बनते हैं, मतलब व्हाट इज मल्टीप्लाई बाय अब्दुल्ला अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला, सॉरी मोहम्मद जी सर। अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला जी। जी सर। सर आपने बात जी। की कि सर मेरा आपने मेरा बात क्वेश्चन है कि व्हाट इज द साइज ऑफ दिस एडजेसेंसी मैट्रिक्स? 13/13 सर। शाबाश, 13/13। आप लोगों को पहले भी बताया कि इसके अंदर 13 वर्टिसेस हैं, तो हमारे पास 13 रोज होंगे और 13 और 13 कॉलम्स होंगे। कॉलम। तो इसका जो साइज होगा वो 13x13 होगा। 13/13 मींस 169 इसके अंदर हमारे पास स्लॉट्स होंगे जी। अब मैं क्वेश्चन को जनरलाइज करता हूं। आगे बारी है मोहम्मद नबील खान की कि इफ वी हैव वी वर्टिसेस इन द ग्राफ, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द एडजेसेंसी मैट्रिक्स? If we have v vertices in the graph, what will be the size of the adjacency matrix? मोहम्मद नबील खान। अगर उनका कनेक्शन का प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट मोहम्मद उमैर खान। सद्दाम हुसैन। सर वी क्रॉस वी। शाबाश सद्दाम हुसैन, ग्रेट, शाबाश। v क्रॉस v, ठीक है। तो अगर हमारे पास 13 वर्टिसेस है तो हमारे यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में वो 13/13 है। लेकिन अगर हमारे पास v वर्टिसेस हों ग्राफ के अंदर, हम जनरलाइज करें तो हमारे पास v क्रॉस v का मैट्रिक्स बनेगा। v क्रॉस v या v स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये साइज होगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडजेसेंसी इंसर्शन ऑफ एज, अगर मैं किसी एज को इंसर्ट करता हूं इस ग्राफ के अंदर तो उसका कितना कास्ट होगा, कितने कंपैरिजंस लगेंगे, या उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी? हम पहुंचे थे सद्दाम हुसैन के बाद सफदर जमाल जी। इंसर्शन ऑफ एज की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी या उसके कितने कंपैरिजंस रिक्वायर्ड होंगे? सफदर जमाल, सानिया आबिद, सानिया आबिद, सुल्तान, सुल्तान। जी सर क्वेश्चन दोबारा पूछिए, यहाँ पे कनेक्शन ड्रॉप हो रहा है। अच्छा अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम एक एज को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो एज इंसर्शन का कितना कास्ट होगा इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर, या उसको कितने कंपैरिजंस रिक्वायर्ड होंगे? सर क्वेश्चन समझ नहीं आया, सिग्नल ड्रॉप हो रहा चलिए ठीक है, मैं चले नेक्स्ट जैद बता रहे हैं, आप बता रहे जैद, सैयद जैद। उजैर बादशाह, युसरा जुल्फिकार, जी। नीचे ये कौन है लास्ट वन? ये जुल्करनैन, जुल्करनैन हैदर, आप बताएं। सर जितने वर्टिसेस होंगे उतनी कंपैरिजंस होंगे सर। अमीर हमजा ने कोई मैसेज की? यस हमजा आप बताएं।
सर देयर विल बी ओनली जी वन कंपैरिजन, इसमें सिर्फ एक ही कंपैरिजन होगा बिकॉज क्यों इन द क्यों केस ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है सर, इसमें हमारे पास डिफाइंड स्लॉट एड्रेस है ना, जो हम गुड डायरेक्टली वहां गुड पर गुड पहुंच सकते गुड हैं। गुड एक्सीलेंट 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 हमजा। हमारे पास चूंकि एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर जिस तरह से हमजा ने फरमाया कि हमारे पास ऑलरेडी इंडेक्स गिवन होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई वांट टू इंसर्ट एन एज फ्रॉम AC टू BD, तो AC टू BD, AC और BD ये स्लॉट है, ये एड्रेस है, ये डायरेक्टली एक्सेसिबल है, ये इंडेक्स नंबर है AC एंड BD, यहाँ पे आ जाएं, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, या AC टू BC यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर 1 कर दे, यहाँ पे 0 होगा तो 1 कर दे। तो आप लोगों के पास चूंकि ये 2 डायमेंशनल एरे है जहां पर इंडेक्स नंबर गिवन हो, तो आप किसी भी स्लॉट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। नो linear search or scanning will be required, so you will just by using the index number you will put 1 directly accessible। अच्छा जी, डिलीशन ऑफ एज का कोई बता दे जी, कोई भी 25 लोग ऑनलाइन है, कोई भी बता दे जी, क्योंकि इंडेक्स हमारे पास गिवन है सर। जी जी सर एड्रेस हमारे पास गिवन है जी, तो गुड कस्ट वन होगा गुड। सर। कोई और सर 1 होगा सर। ठीक है जी। डिलीशन के केस में भी हमारे पास जो कास्ट है, फॉर एग्जांपल मैं इस एच को डिलीट करना चाहता हूं फ्रॉम AB टू BC, मैं इस एच को फ्रॉम AB टू BC, मैं इस एच को डिलीट करना चाहता हूं फ्रॉम AB टू BC, यहाँ पर इस इंडेक्स पे आ जाएं और यहाँ पर 1 के बजाय 0 कर ले, ठीक है जी। तो इसका भी कास्ट जो है वो जस्ट 1 स्टेप ऑपरेशन है, ऑर्डर 1 है। उसके बाद है काउंटिंग ऑफ एजेस। अगर मैं इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर टोटल एजेस को काउंट करना चाहता हूं तो उसमें कितने कंपैरिजंस रिक्वायर्ड होंगे जी। अब मैं अगर 1 बाय 1 आ जाऊं फिर से शुरू से, अब्दुल्ला, अमीर हमजा, 11 सर 11 जी सर अमीर इट विल हमजा, बी 169 क्योंकि हमने पहले भी ये डिस्कस किया है v स्क्वायर के बारे में। गुड ग्रेट, ठीक है जी, कि द कास्ट विल बी V स्क्वायर। आप पहले स्लॉट से शुरू करते हैं और एंड तक आप देखते हैं और आप काउंटिंग करते हैं कि कितने एजेस हैं, ठीक है जी। तो इस केस में 169 होंगे। अगर हम जनरलाइज कर ले, व्हाट इफ वी हैव V वर्टिसेस इन द ग्राफ, तो व्हाट विल बी द कास्ट ऑफ काउंटिंग ऑल द एजेस इन द ग्राफ जी, कोई बताएं। हमजा सर V स्क्वायर। गुड, शाबाश। किसने फरमाया? फैसल। मार्क यस सर। जी। हमजा सर क्वेश्चन जरा दोबारा पूछिए सर, समझ नहीं आया। मैं कहता हूं कि अगर हम इस क्वेश्चन को जनरलाइज करें, जिसका आपने बड़ा अच्छा आंसर दिया कि इस केस में 169 होंगे, अगर मैं जनरलाइज करता हूं कि इफ वी हैव V वर्टिसेस इन द ग्राफ, हेलो, what will be the if we have V vertices in the graph, तो हमें फिर कितने काउंटिंग ऑपरेशंस करने होंगे टू काउंट ऑल द V स्क्वायर। ठीक है, गुड शाबाश। चले, बड़ा अच्छा रिस्पांस है आप लोगों के क्लास का, बड़ा ही अच्छा रिस्पांस है। इतना अच्छा रिस्पांस मैंने पिछले क्लासेस में कहीं नहीं देखा था, तो आई अप्रिशिएट योर रिस्पांस। इसके बाद हमारे पास एक और डेटा स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं एडजेसेंसी लिस्ट। तो एडजेसेंसी लिस्ट में फिर हम देखते हैं कि किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हम यहाँ पे लेक्चर को क्लोज कर लें और हम एडजेसेंसी लिस्ट को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लें, क्योंकि बोर्ड की ज़रूरत होगी, मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, सुबह करेगा सर। ठीक है जी। तो लेक्चर आप लोगों के पास है, लेक्चर को आप लोग पढ़ लें, ठीक है। जो बाकी जो कमिंग फ्यू स्लाइड्स हैं, 7-8 स्लाइड्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए रोकना चाहूँगा कि मुझे बोर्ड की ज़रूरत होगी। अभी मेरे पास जो है वो सेटअप सही नहीं है, तो मुझे बोर्ड जो है वो उसके लिए यूज़ करना होगा। तो आप लोग तब तक जो है वो एडजेसेंसी लिस्ट जो है वो कहीं से नेट से भी पढ़ लें नेक्स्ट क्लास के लिए,
तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से दोबारा कंटिन्यू करेंगे स्लाइड नंबर 16 से। ठीक है। और जो ऑपरेशंस हमने अभी डिस्कस किए, यही ऑपरेशंस ट्रेड ऑफ करेंगे कि कब हमें एडजेसेंसी लिस्ट को यूज करना चाहिए और कब हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स को यूज करना चाहिए। ठीक है जी। और आज मैंने जो जितने भी क्वेश्चंस पूछे, ये सारे जो है मैं आपको अभी से बता दूं, ये सारे क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। ठीक है जी। सो अगर आप लोग जिस तरह से एडजेसेंसी चेक है, इसका जो है वो कास्ट कितना है, एडजेसेंसी लिस्ट में कितना है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स में कितना है, इंसर्शन ऑफ एज है, इसका कास्ट क्या है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स में कितना है, एडजेसेंसी लिस्ट में कितना है, डिलीशन ऑफ एज है, डिलीशन ऑफ एज यूजिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स इसका कितना कास्ट है, यूजिंग एडजेसेंसी लिस्ट इसका कितना कास्ट होगा, काउंटिंग ऑफ एजेस इसका जो है वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में कितना कास्ट है और इसका एडजेसेंसी लिस्ट में कितना कास्ट है। ये मैंने क्वेश्चंस पूछे, ये सारे पेपर में आएंगे। ठीक है जी। सो मैंने अभी से पेपर आपको आउट कर लिया है, ये सारे क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। सो अगर आप लोग क्लास में अटेंटिव हैं, आप लोग कॉन्सेप्ट्स को गेन कर रहे हैं और आप लोग क्लास में चीज़ों को समझ रहे हैं, तो आपके लिए किसी किस्म की तैयारी करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है जी। यस सर, यस। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं एंड विल सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। सो स्टे होम एंड स्टे सेफ। Thank you, sir. So much. You are all welcome.